एक गांव में राजेश्वरी और दामोदर बहुत ही साधारण से पति पत्नी थे। उनके शंकर और प्रसाद नाम के दो बेटे थे। वे दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और वे अपने पिता के साथ अपनी छोटी सी जमीन पर खेती का काम करते थे। राजेश्वरी और दामोदर ने दोनों बेटों की शादी करके अर्चना और पूजा को अपनी बहुएं बना लिया। वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाती थी और अपने काम आपस में बांट लेती थी। उसके बाद वे रात तक आराम करती थी। घर का काम खत्म करने के बाद जब उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था, अब मैं गिनूंगी और तुम जाकर छिप जाओ, लेकिन याद रहे छिपने के लिए पड़ोसियों के घर मत चली जाना। फिर तो मैं छिपने के लिए पड़ोस की गलियों में ही जाऊंगी। तुम मुझे इतना क्यों चिढ़ा रही हो? अरे नहीं, मैं तो बस थोड़ी सी टांग खींच रही थी। ये सारे खेल तुम सासू माँ के साथ खेलना, मेरे साथ नहीं। तुम अगर छिपने के लिए बाहर जाओगी तो लोग हम पर हंसेंगे कि राजेश्वरी की बहुएं छोटे बच्चों की तरह लुका छिपी खेल रही हैं। ऐसा मत करना। ओके दीदी, तो मैं अपने कंपाउंड में ही छुप जाऊंगी। इतना कहकर वो जाकर बाथरूम में छिप गई। पूजा गिनती गिनने लगी और गिनती गिनने के बाद वो अर्चना को खोजने लगी, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिली। आखिर में उसे बाथरूम की याद आती है और वो जाकर देखती है कि पूजा उस बाथरूम में ही छिपी हुई है। पूजा, मैंने तुम्हें देख लिया, तुम बाहर आओ और अब गिनती गिनने की बारी तुम्हारी। इतना कहकर वो मस्ती से चिल्लाने लगी। तभी राजेश्वरी दौड़ती हुई आई। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अब तुम दोनों बच्ची नहीं हो, शादीशुदा हो। तुम्हारी एक सास है, ये क्या छोटे बच्चों की तरह खेल रही हो? हम जानते हैं सासू माँ, लेकिन हम क्या करें? इसके अलावा हमने सारा काम खत्म कर लिया है। अब हमारे पास कोई काम ही नहीं, ना ही हमारे पास देखभाल करने के लिए हमारे बच्चे हैं। तो क्या करते? तुम्हें क्या हो गया है? दिन ब दिन तुम्हारी हिम्मत काफी बढ़ती जा रही है। जल्दी तुम मुझसे लड़ने लग जाओगी, ऐसा लगता है। आप तो जानती हो सासू माँ, मैं तो चींटियों को भी नुकसान नहीं पहुंचाती। क्या तुमने मुझे चींटी कहा? आप इतना नाराज क्यों हो रही हैं? दीदी तो आपको ऐसे बोलती ही रहती है। हाँ, अब मुझे तरह तरह के नामों से बुलाओ। फिर तो किसी दिन तुम मुझे गिरगिट भी बुला सकती हो। देखो, तुम लोग अपनी जुबान को लगाम दो। मुझे पसंद नहीं है ये सब, समझी? हाँ, आप ही ने तो कहा कि हमारे मुंह पर और हमारी बोली पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, तो हम अपनी जुबान पर कैसे लगाम लगाएंगे? अगर हमारे पास कोई काम हो तो हम लगातार काम कर सकते हैं। हमें काम करने में कोई परेशानी नहीं। इन निठल्लियों के पास तो कोई काम नहीं, इनसे बहस करना बेकार है। ये सोचकर वो हॉल में गई और एक सोफे पर बैठ गई। दोनों बहुएं अब भी बाथरूम के पास ही खड़ी थी। मैं नहीं मानती कि तुमने मुझे बाथरूम में छिपा देखा। मैं आउट नहीं हूं। ठीक है, तो जाओ और तुम फिर से छुप जाओ। मैं गिनना शुरू करती हूँ। 1, 2, 3। तो अर्चना गिनने लगी और पूजा अब एक नई जगह छिपना चाहती थी। इस बार ऐसी जगह छिपूंगी कि मुझे ढूंढ ही ना पाए। जल्दी से वो छिपने के लिए हॉल में जाती है, लेकिन उसे वहां छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। फिर वो छिपने के लिए बेडरूम में जाती है और वहां वार्डरोब देखती है और उसके अंदर छिप जाती है। वो बेडरूम में जाकर वार्डरोब के अंदर छिप गई। अर्चना गिनती खत्म करती है और पूजा को खोजने लगती है। पहले बाथरूम में खोजती है, पर वो वहां नहीं थी। फिर वो हॉल में जाकर खोजने लगती है, पर उसे वो वहां भी नहीं मिली। और बाद में रसोई में जाकर भी देखती है, लेकिन वो वहां भी नहीं थी। आखिर में बेडरूम में जाती है, पर वहां भी पूजा नहीं मिलती। परेशान हो जाती है। अरे कहां छिप सकती है ये सोचकर वो कमरे से बाहर निकल ही रही थी कि अचानक उसे वार्डरोब में से आवाज सुनाई दी। उसने जैसे ही खोला तो देखा कि पूजा वहीं थी। ये देखकर सास को जलन होने लगी और उसने उन दोनों के लिए सच में कोई काम तलाश करने की सोची, जिससे उन्हें फालतू समय नहीं मिले और साथ ही घर में 4 पैसे भी आए। और तभी उन्हें फूड डिलीवरी के बारे में ध्यान आता है और वो सोचती है कि इनके लिए यही ठीक रहेगा, जहां वे दोनों खुद को बिजी रख सकेंगी। इसलिए उसने एक प्लान बनाया, जहां दोनों बहुएं जाकर ऑर्डर लेती और फूड सप्लाई करती। देखो कितनी चिंटू है हमारी सास, वो हमें आराम में देखना नहीं चाहती और बिना अपने किसी फायदे के तो वो कोई बिजनेस शुरू करेगी नहीं। वो उन दोनों को बुलाती है और अपना आइडिया उन दोनों को बताने लगती है और उसके बारे में बात करती है। देखो बहुओं, हमारे पति खेत में मेहनत करते हैं, लेकिन हमारी आमदनी फिर भी कम है।
इसलिए मेरे विचार से हमें एक फूड स्टॉल शुरू करना चाहिए। और मैं जानती हूँ कि मेरी बहुएं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। जरूर, क्यों नहीं, हमें तुरंत बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि हम स्वादिष्ट खाना बनाती हैं, तो बदले में आपको भी तो हमें कुछ कीमती तोहफा देना चाहिए था। क्यों नहीं, जब लोग खाना खाकर उसकी तारीफ करेंगे तो तुम लोगों को भी उसी हिसाब से तोहफा मिलेगा। पहले काम तो कर दिखाओ। तुरंत दोनों लड़कियों ने अपना काम शुरू कर दिया। वे जलाने की लकड़ी लगाकर चूल्हे पर एक बड़ा सा बर्तन रखती हैं। पूजा ताजा पानी लेकर बर्तन में डालती है और अर्चना सब्जियां काटने लगती है। इस तरह दोनों देवरानी जेठानी ने सुबह से शाम तक लगातार काम किया और राजेश्वरी दोनों को काम करते देख मन ही मन खुश होने लगी। खाना पकाने के बाद तीनों तैयार हो जाती हैं और उनका खाना लेने के लिए ऑटो के आने का इंतजार करती हैं। ऑटो के आने पर सामान लोड करती हैं। फिर आधे घंटे चलने के बाद वे उस जगह पर आ जाते हैं जहां से उनका ऑर्डर आया था। वहां एक तंबू लगा हुआ था और शोभना ने जब उन्हें खाने के सामान के साथ आते हुए देखा तो वो निश्चिंत हो गई। आंगन में पीछे हमने तुम्हारे लिए जगह रखी है, अपना सामान तुम वहीं रख सकते हो। ये सुनकर राजेश्वरी ने अपनी बहुओं से कहा कि सामान ले जाकर टेबल पर ठीक से जमा दें। दोनों बहुएं अपनी सास के कहे अनुसार जाकर टेबल पर अच्छे से खाना जमा देती हैं। राजेश्वरी ऑटो वाले को उसका किराया देती है और वो चला जाता है। फिर वो अपनी बहुओं के पास आती है। तभी शोभना एक बूढ़ी महिला के साथ वहां आती है और कहती है, देखो ये इस परिवार में सबसे बड़ी हैं और साथ ही साथ वो जबरदस्त खाना भी पकाती हैं। अब वो आपके लाए खाने को चखेंगी। अगर उन्हें अच्छा लगा तो तुम्हें इसके पैसे मिलेंगे। वो महिला एक कुर्सी पर बैठ जाती है और राजेश्वरी उसे प्लेट लगाकर देती है। तुमने जो चटनी बनाई है बहुत स्वादिष्ट है। मैंने इसे तैयार किया था। क्या सच में अच्छी है? लेकिन जब मैंने दाल का स्वाद चखा तो वो तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगी। बहुत अच्छी बनी है। उसकी बातों से पूजा खुश हुई। वो सब सामान खाकर बुढ़िया वहां से चली गई। इस दौरान दोनों बहुओं का आपस में झगड़ा हो गया। देखो माँ, उस महिला ने मेरी कुकिंग को कितना पसंद किया ना। ये सही नहीं है। हमने जो कुछ भी किया दोनों ने मिलकर किया। तुम ऐसे दिखा रही हो जैसे तुमने सब कुछ अलग किया। इसके बाद तो दोनों में बहस होने लगी और दोनों आपस में झगड़ने लगी और साथ ही साथ एक दूसरे पर सामान फेंकने लगी। जब वे सामान फेंक रही थी तो कुछ करी राजेश्वरी पर भी पड़ गई और राजेश्वरी के चेहरे पर टपकने लगी। उधर लुढ़कते हुए एक बर्तन राजेश्वरी के सिर पर भी गिर जाता है। लेकिन दोनों जेठानी देवरानी आपस में लड़ाई में लगी रहती हैं और वे सब कुछ एक दूसरे पर फेंकने लगती हैं। अंत में कुछ हाथ नहीं आने पर वे अपनी बहस बंद कर देती हैं और शोभना आकर कहती है, देखो राजेश्वरी, तुम्हारी बहुओं को इस तरह लड़ते हुए देखना अच्छा नहीं लग रहा। इसीलिए अब मैं तुम सबको इसके लिए कुछ भी पैसा नहीं दूंगी। तुम सब जाओ। तीनों अपने अपने बर्तन उठाकर उस जगह से निकल जाती हैं। घर पहुंचने के बाद सास उन दोनों को अच्छी तरह से डांट लगाती है और इतना ही नहीं, उस दिन के बाद से वो उन दोनों लड़कियों को कभी भी खाली नहीं बैठने देती। सिरीपुर गांव में एक सास भैरवी अपनी दो बहुओं के साथ रहती थी, मालिनी और रजनी। भैरवी हमेशा से ही बहुओं पर राज करना चाहती थी। दोनों बहुएं ये सोच के चुप रहती थी कि वो सास है उनकी। एक दिन दोनों बहुएं किचन में एक साथ बैठकर अपने अपने फोन पर ऑनलाइन सीरियल देख रही थीं। तभी, अरे कितनी लापरवाह हो दोनों। मैंने 1 घंटे पहले चाय देने के लिए कहा था, अब तक तुमने मुझे चाय नहीं पिलाई। क्या चल रहा है? तुम दोनों घर पर क्या करती रहती हो? ऐसे कौन से काम हैं? क्या बातें कर रही हो किचन में बैठकर कि पिछवाड़े केले कैसे बेचे जाएं? अरे हद है। सुन लो दोनों में से। ओ यार, सासू माँ चिल्ला रही हैं। उफ़्फ़ो, बस भैंसों की तरह चिल्लाना जानती है। हमारी कोई फिक्र नहीं। कभी नहीं पूछेगी कि हमने खाना खाया या नहीं। बच्चों का क्या सोचा है? इतने साल हो गए शादी को, सब ठीक तो है? क्यों नहीं पूछती कि हमने डॉक्टर से कंसल्ट किया या नहीं? बस अपनी चाय का पता है। भैंसों की तरह खाती है और बकासुर की तरह सोती रहती है। चिल्लाने दो। अब क्या हो गया? बहरी हो गई हो क्या दोनों? जवाब क्यों नहीं दे रही? मर गई क्या? अच्छा है, मैं पुजारी से कहकर अपने बेटों के लिए अच्छी बहू देखूंगी। पुजारी क्या हमसे अच्छी बहुएं ढूंढ देगा? अरे कुत्ते की कॉलर की तरह अपने बेटों के लिए कॉलर बनवा लो और साथ में घुमाया करो। क्या बड़ी बहू, कुछ बोल रही हो क्या?
हाँ। ये सुनकर बड़ी बहू अपने मन में, मैं इसकी गर्दन दबा के मारना दूं इसे। तभी रजनी बोली, सासू माँ घर में दूध नहीं, चाय नहीं बन सकती। दूध को क्या हुआ? मेहमानों को देने के लिए दूध है, घर के लोगों को देने के लिए नहीं है। सासू माँ, आप ही ने तो कहा था कि हमें ना मिले ना सही, लेकिन मेहमानों को चाय दे दिया करें, नहीं तो बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए कमला चाची को पिला दी, शक्कर मांगने आई थी। रजनी, घर के लोगों से ऐसे जबान लड़ाते हैं, ऐसी बेवजह बातें करते हैं बुजुर्गों से। आपने जो कहा हमने वही तो किया है। अगर ऐसा हम ना करते और दूध बचाते तो आप गुस्से में चिल्ला चिल्ला कर कहती कि हमें आपकी बातों की कद्र नहीं है, अपनी मनमानी करते हैं। फिर तो आप चिल्लाना ही बंद नहीं करती। बहू, तुम आज कितनी आवाज उठा रही हो? कोई तमीज नाम की चीज नहीं है, अपनी जबान संभाल के बात करो। इतने दिनों से चुप ही तो है, जबकि हम बेकसूर हैं। तुमने हमें चाबी का खिलौना समझ लिया है। अब जब सच बोल दिया तो हमारी बातें कील की तरह चुभ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप हमें बात बात पर ताने मारती हैं तो हमें क्या लगता होगा? भैरवी अपने मन में सोचती है कि दोनों बहुएं आज नाराज हैं। वो बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। बहू ने ये नोटिस कर लिया। डर क्यों गई? अब बात सच निकल गई ना। तुमने देखा बहन, ये डर गई। इसी बीच भैरवी के पति माधवराव वहां आ जाते हैं। मालिनी, जरा सुनो, मुझे सिर दर्द हो रहा है, एक कप चाय ले आओ जरा। जी जरूर, देवरानी के हाथों भेजती हूँ पापा। इतना कहकर मालिनी एक प्याले में चाय डालती है और रजनी के हाथों अपने ससुर को चाय भेजती है। भैरवी को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। कुछ टाइम पहले मैंने चाय मांगी तो कहा दूध नहीं, अब इनके पूछने पर दूध कहाँ से आ गया? बताओ जरा, कुछ जवाब है तुम्हारे पास? ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया हमने, बस व्हाट्सएप पे हमने कहा और आ गया। हमने चाय बना दी, आपको चाहिए तो कहिए, बना देते हैं। तुमने आज बड़ी बदतमीजी की है मेरे साथ। इसका हिसाब बाद में करेंगे कि कौन बदतमीज है और बेहुदा हरकतें कौन करता है। बड़ों का काम है घर को जोड़कर रखना, लेकिन आप तो इधर की उधर करने में ही सारा दिमाग खर्च कर देती हैं और हमें भी उलझा कर रखती हैं। उम्र हो गई है आपकी। भैरवी को एहसास हुआ कि उसकी बहुएं उससे पहले की तरह डर नहीं रही हैं और उसने फैसला किया कि किसी भी तरह उसे अपनी बहुओं को पहले की तरह डराना होगा। तो एक दिन भैरवी, अरे मालिनी, मुझे नहाना है, थोड़ा गर्म पानी डाल दो। घर पर नहीं है मालिनी। क्यों? अभी तो थी, किचन में खाना बना रही थी। दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर के पास गई हैं। ओह अच्छा, क्या हो गया उसे? कुछ दिनों से उन्हें कमजोरी लग रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी, सिर दर्द होता रहता था। अगर तुम मुझे बता देती तो डॉक्टर के पास ना ले जाती। आपको कहे 3 दिन हो गए, आपने टाल दिया था, इसीलिए आज वो खुद ही चली गई। क्यों? मैंने क्या कहा था? यही कि तुमको तो बस बहाने सूझते हैं काम ना करने की, इसलिए बीमार होने का नाटक कर रही हो। आपने कहकर हमें डांटा था, भूल गई आप? इतनी जल्दी? गजब है ये तो। अरे तुमने ढंग से कहा होता तो मैं समझ जाती। आप हमें कुछ समझती ही नहीं और हमारी बातों को दरकिनार कर देती हैं क्योंकि हम आपकी बहुएं हैं। कभी सोचिए, आपकी भी एक बेटी है और उसकी भी एक सास है। एक बात याद रखिए, जब आपकी बेटी भी ऐसी स्थिति में पड़ेगी तब पता चलेगा। इतना कहकर रजनी वहां से चली गई। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरी बेटी के लिए ऐसा बुरा सोचो। मैं बताती हूँ तुम्हें, आज रात मैं तुम्हें तुम्हारे पति से तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ ना पड़वाए तो देखना। भैरवी बाहर आकर अपने बेटों को फोन लगाती है और रो रो कर अपने बेटों को भड़काकर झूठी बातें बताती है। इससे दोनों बेटे रमेश और मोहन को बुरा लगता है, अपनी माँ पर यकीन कर लेते हैं और पत्नियों की हरकतों पर उनकी आंखें शर्म से लाल हो जाती हैं। भैरवी मुस्कुराते हुए घर के अंदर जाती है। यह सब रजनी नोटिस करती है और मालिनी के पास जाकर उसे सब बता देती है। दोनों बहुओं को एक आइडिया आता है, फिर चुपचाप अपने बेडरूम में चली जाती हैं। गुस्से में बाइक से घर पहुंचकर रमेश और मोहन अपने अपने बेडरूम में गए। उनके कमरे में आते ही मालिनी और रजनी ने उनके चेहरों पर जूट के थैले डाल दिए और फिर वो कुछ नहीं कर सके और उन्होंने झाड़ू उठाकर उनकी अच्छे से ठुकाई कर दी। दोनों करहाते हुए कमरे से बाहर भागे। भैरवी भी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दीदी, अब से हमारे पति हमारे कंट्रोल में होंगे। अब हमें अपनी सास को भी सबक सिखाना है, मतलब जो भी हम कहें सासू माँ उसके लिए मना ना कर पाए और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करे। कैसे करेंगे ये? मालिनी और रजनी बात करती हैं और एक निर्णय पर सहमत होती हैं।
उस रात जब सब सो रहे होते हैं, मालिनी और रजनी दोनों धीरे से उठकर एक लंबा डंडा और रस्सी लेकर सास के कमरे में पहुंचती हैं। उस दिन उनके ससुर माधवराव नाइट ड्यूटी पर गए थे। दोनों अपनी सास को सबक सिखाने के लिए तैयार थीं। दोनों भैरवी के हाथ और पैर रस्सी से उस डंडे से बांधकर उसे लटका देती हैं। फिर उसे अपने कंधों पर उठा लेती हैं और कहती हैं, अरे दीदी देखो, हमारी सास का वजन किसी जंगली सुअर की तरह है। रजनी, वो जंगली सुअर की तरह नहीं, वो एक जंगली सुअर ही है, खाती है और सोती है। दोनों बात करती हुई अपनी सास को पिछवाड़े बने कुएं के पास ले जाती हैं। वे उसे कुएं पर छोड़ देती हैं और अपने अपने कमरों में जाकर सो जाती हैं। अगली सुबह लगभग 8 बजे सूरज की गर्मी की वजह से भैरवी ने अपनी आंखें खोली। ऊपर आसमान दिख रहा था, नीचे देखा तो पानी। वो घबरा गई, उसे अपनी जान जाती लगी। वो डर गई और ये समझने की कोशिश करने लगी कि वो कहाँ है। अरे ये क्या है, बेशर्मी की हद है, चुड़ैलों की तरह क्या देख रही हो? क्या करोगी मेरे साथ? ये आपकी बात पर निर्भर करेगा कि हमारा अगला कदम क्या हो, कि आप कैसे बर्ताव का हमसे अब वादा करती हैं। अरे हे भगवान, मेरी बहू मुझे मार रही है, कोई है? मेरे बेटे कहाँ है? कोई सुन रहा है? कोई फायदा नहीं चिल्लाने का, हमने उन्हें अंदर बंद कर दिया है सासू माँ। अब बोलो क्या करोगी? अच्छा रुको, मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, सब कुछ। ये हुई ना बात, आपके हाथ पैर अच्छे खासे चलते हैं तो अब से अपना काम खुद करेंगी ना? हाँ, मैं सारा काम खुद ही करूंगी, सारा काम खुद कर लूंगी। आपके कहने से नहीं लग रहा कि आप हमारी बात मानोगी, इसलिए कुछ देर और वहीं लटकी रहो। हमने रस्सी को अच्छी तरह कस दिया है ताकि आप नीचे न गिरो। अरे सुनो, ठीक है, मुझे बस जल्दी नीचे उतारो। ऐसा लग रहा है कि मुझे कहीं चींटी काट रही है। तुम दोनों जो कहोगी मैं वही करूंगी। आपने हमें कितना सताया है, आपको तो बस एक चींटी काट रही है, थोड़ी देर काटने दीजिए ना। ये कहकर मुस्कुराती हुई दोनों वहां से चली गई।